Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Moran Education. Hope you all are doing well. So कल हमने डिस्कस करा था राइट टू इक्वालिटी, उसका एक आर्टिकल अमेंडमेंट और क्लॉजेस हमने डिस्कस करे थे. आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम, जो आपका सेकंड राइट है, राइट टू फ्रीडम. ये आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22, इसके अंदर हम सम केसेस भी डिस्कस करेंगे और अमेंडमेंट भी. सबसे पहले आर्टिकल 19 क्लॉज 1, ये किसके थ्रू आता है? ये आता है आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. मतलब आप अपने व्यूज़, अपने थॉट्स को इजीली किसी भी सामने रख सकते हो कि बिना किसी डरे कि अपने आप को, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो. इसको हमने कुछ सब पार्ट्स में बांटा गया है. जैसे ए में हम कहते हैं जो आप अपने व्यूज़ हैं, अपने एक्सप्रेशन है, किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं. जैसे कि हम पेंटिंग के थ्रू बता सकते हैं, साइंस के थ्रू, सिंबल्स के थ्रू, या फिर प्रोटेस्ट करके, जो आजकल बहुत न्यूज़ में है. ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना जो फार्मर्स, वो जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको फार्म बिल्स के बारे में बताया था, पूरा मेरा वीडियो उस पर है. अगर जिसने नहीं देखा वो फार्म बिल्स की पूरी वीडियो देख भी सकता है. जो प्रोटेस्ट है वो भी आर्टिकल 19(1) के थ्रू आता है. और इसमें आप क्या करते हैं, फ्रीडम ऑफ साइलेंस भी इसी में है. लेकिन जो आप लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो किसके थ्रू कर सकते हैं? लॉ के थ्रू, लॉ के अंडर रहकर ही कर सकते हैं. अगर आप लॉ का उल्लंघन करेंगे तो आपको उसके लिए पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है. तो इसके लिए आपके ऊपर एक डिफेमेशन का चार्ज लग सकता है. किसका चार्ज लग सकता है? डिफेमेशन का. मतलब बदनामी जो करते हैं. ये दो तरीके का होता है, एक तो सिविल, दूसरा होता है आपका क्रिमिनल. जो आप सिविल है उसमें तो सिर्फ आपको पेनल्टी ही देनी पड़ती है. लेकिन अगर आपके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लग गए तो आपको प्रिजन यानी कि जेल भी जाना पड़ सकता है, जो ज़्यादा नुकसान है. और ये कौन सी धारा के तहत जाता है? आईपीसी की 499 और 500 के तहत. अब इसका जो बी पार्ट है वो प्रोवाइड करता है हमें, हम असेंबल कर सकते हैं, कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं कहीं पर भी, बट विदाउट आर्म्स. वहाँ पे हम लोग आर्म्स यानी गन्स वगैरह कुछ भी ऐसे चीज़ें नहीं लेकर जा सकते जिससे पब्लिक को नुकसान हो. जो आपका सी है वो बात करता है आपका एसोसिएशन बनाने की, यानी कि हम ग्रुप बना सकते हैं अपना. एसोसिएशन बना सकते हैं, आपका यूनियन बना सकते हैं. और आपका जो डी है वो बात करता है आपको कि हम कहीं भी पूरे टेरिटरी ऑफ इंडिया में कहीं भी घूम सकते हैं. टेरिटरी ऑफ इंडिया में हम रोम कर सकते हैं, घूम सकते हैं या जा सकते हैं. लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ, जैसे कुछ स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम हो गया. ये 3 स्टेट ऐसी हैं जहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है. उसको बोलते हैं इनर लाइन परमिट, क्योंकि ये जो एरियाज़ हैं कुछ सेंसिटिव एरियाज़ हैं. यहाँ पर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, या नक्सल्स का इश्यूज हो गया, या जो नागाज हो गए उनका इश्यूज हो गया कि वो टेरिटरीज को कैप्चर करना चाहते हैं, अपनी नई गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं. तो इसके लिए जो है, तो इसके लिए हमें इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है. अदरवाइज जो यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हम कहीं पर भी घूम सकते हैं. जो ई है वो प्रोवाइड करता है आपको रेसिडेंस, यानी ये भी हमें राइट है, हम रह सकते हैं, यानी कि हमें कहीं भी हाउस में रहने का भी अधिकार है. और ये 2 तरीके का हाउस होते हैं, तो आपको पता ही होगा. एक तो परमानेंट हाउस होता है, जो हम घर होते हैं नॉर्मल घर. एक होता है टेम्पररी हाउस, मतलब जो रेंट वगैरह पे हम लोग रह सकते हैं. और जो इसका लास्ट है एफ, ये एफ तक ही है. और ये हमें प्रोवाइड करता है प्रोफेशन के बारे में, कि हम कोई सा भी प्रोफेशन अपना सकते हैं. टीचर, डॉक्टर, या आपका स्वीपर हो गया, कॉबलर हो गया, जो हमारी मर्जी हो गया, तो हम वो प्रोफेशन को अपना सकते हैं. ये किसके अंडर आता है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर. और ये इसका जो क्लॉज 2 है
ये जैसे ही हमें सारी परमिशन दे रहा है ना, सारी फ्रीडम दे रहा है, लेकिन आर्टिकल 2 यहीं पर क्या प्रोवाइड करता है, इसको रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करता है कि अगर कोई कानून का उल्लंघन करता है या इसमें से कुछ ज़्यादा उसका गलत यूज़ कर लेता है तो उसको आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के थ्रू पनिश करा जा सकता है या उसको रोका जा सकता है। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमें प्रोवाइड करी गई हैं। जैसे आर्टिकल 33 के तहत अगर कहीं पर मिलिट्री रूल लग जाता है तो आप एसोसिएशन नहीं बना सकते हैं, या धारा 144 लगा देते हैं, जो अक्सर अभी हमने देखा होगा कितना न्यूज़ में थी, जो जहाँ पर भी 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि आर्टिकल 144 लगा हुआ था। तो वो क्लॉज 2 के थ्रू आपको रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब है आर्टिकल 20, इसका जो क्लॉज 1 है वो क्या करता है, प्रोवाइड मना करता है, प्रोहिबिट करता है किसी भी क्रिमिनल लेजिस्लेशन को प्रोसीड करने के विदाउट एनी एविडेंस, यानी सबूत के बिना या किसी भी रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के बिना क्या करता है, उसको क्रिमिनल लेजिस्लेशन को प्रोहिबिट करता है विदाउट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के थ्रू। और जो सेकंड है वो आपका जियोपार्डी को मना करता है, मतलब एक पर्सन को एक दोबारा सेम क्राइम के लिए 2 बार सज़ा नहीं हो सकती। तो ये प्रोसिक्यूट एक तरीके से उसको बचाता है कि प्रोसिक्यूट करता है उसको फॉर डबल पनिशमेंट। डबल पनिशमेंट के लिए क्या करता है, प्रोसिक्यूट करता है, उसको मना करता है जो पार्टी के लिए क्या, फॉर सेम क्राइम। अगर किसी ने सेम क्राइम करा है तो उसको 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती एक वक्त में, सेम वक्त में, ठीक है। और जो थर्ड है वो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल अपने आप को विटनेस नहीं कर सकता, नो पर्सन कैन विटनेस हिम या हरसेल्फ, यानी वो अपने आप को ये नहीं कह सकते कि हाँ मैंने नहीं करा, तो उसकी बात को हम मान नहीं सकते बिना किसी एविडेंस के। अब है आर्टिकल 21, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राइट टू लाइफ। जो राइट टू लाइफ है वो क्या है, हमारा आर्टिकल 21। अब इसके अंदर जो हमारी बेसिक नीड्स हैं वो सभी आ जाती हैं। जैसे आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर, सैनिटेशन, इवन इंटरनेट की जो फैसिलिटी है, जो मैरिज है वो किसके अंदर आता है, राइट टू लाइफ के थ्रू। जो आपका जो इंटरनेट वाला है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। जो आपका आर्टिकल 19 जो हमने 1 पढ़ा था उसके अंदर भी एक चीज़ है वो एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो राइट टू इंफॉर्मेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट बोला था वो कश्मीर इशू को लेकर बोला था अंडर आर्टिकल 19 के थ्रू और आर्टिकल 21 के भी थ्रू। क्यों? क्योंकि राइट टू लाइफ के अंदर भी क्या आता है, आपकी ये सारी चीज़ें एक्सेस करी जाती हैं। तो ये थोड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसको समझने की कोशिश करें। जो एक फातिमा शिरीन केस हुआ था केरला में, जो वो हॉस्टल गर्ल थी, उसको रात को स्टडी करने के लिए इंटरनेट की ज़रूरत थी, तो उनके हॉस्टल वालों ने क्या उसको इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करा था कि आप 12 बजे के बाद इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। तो उसने जब अपनी PIL डाली थी हाई कोर्ट में केरला के, तो उन्होंने आर्टिकल 19 के थ्रू राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट करार दे दिया गया था। लेकिन जब कश्मीर का इशू हुआ तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राइट टू इंटरनेट को फंडामेंटल राइट दे दिया। तो आर्टिकल 19 के भी थ्रू आता है और आर्टिकल 21 के थ्रू भी आता है। और इसी तरह 21A जो हमारा फंडामेंटल राइट क्या है, राइट टू एजुकेशन। जो 14 ईयर्स को जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाएगी वो क्या है आपका 21A, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ? जो ए है ना, अक्सर अमेंडमेंट के लिए यूज होता है। ए 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। इसके अंदर एक और चीज़ आती है, तो पावर इस्टेब्लिश बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जो पावर इस्टेब्लिश बाय लॉ, इसके अंदर जो आपकी पार्लियामेंट है
वो ज़्यादा पावरफुल होती है। ये ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। और जो ड्यू प्रोसेस लॉ ऑफ है, इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूटिव ज़्यादा पावरफुल होती है। और ये किसका है कॉन्सेप्ट? ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में जो डिटेल है मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगी। फिलहाल आप इसके अंदर ये समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट में जो फैसला लिया जाता है वो पार्लियामेंट के अंदर करा जाता है, लेकिन जो ड्यू प्रोसेस ऑफ, अगर इसके अंदर कुछ गलत फैसला लिया जा रहा है तो उसको रेक्टिफाई करेक्ट करने के लिए आपको एग्जीक्यूटिव का सहारा जो लेते हैं, ये हमने यूएसए के अपने कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करा है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। ये हमें प्रिवेंट करता है डिटेंशन से या इलीगली आपके अरेस्ट से। फिर अगर हमें अरेस्ट कोई करता है तो जो हमें अरेस्ट करना आया उसको हमें उस रिलेटिव्स को या उसके जो आसपास लोग हैं उसको बताना पड़ेगा उसका रीज़न क्या है अरेस्ट का। और आपके पास एक मेमो होना चाहिए जिसके अंदर कुछ चीज़ें लिखी होनी चाहिए, जैसे डेट, टाइम और यही रीज़न कि इसको क्यों अरेस्ट करा जा रहा है, किस जुर्म में अरेस्ट करा जा रहा है। और उसके बाद उसको मजिस्ट्रेट के सामने, जो डीएम होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके सामने विद इन 24 आवर के अंदर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है और उसके केस को बताना पड़ता है। उसको डिटेन नहीं कर सकते इलीगली या फिर विदाउट एनी परमिशन। तो उसको ये प्रिवेंट करता है कौन? आर्टिकल 22। होप ये आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्सेस में बता सकते हैं, मैं आपको उसको करेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अब मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ एक नई सोच के साथ। आज़ाद होकर भी आज हम गुलाम बने हैं अपनी कट्टर सोच के। आज़ाद होकर भी आज हम गुलाम बने हैं अपनी कट्टर सोच के। अब जंजीरें तोड़नी है हमें, अब जंजीरें तोड़नी है हमें और दिखाना है बहुत ऊंचा पहुंच के। जय हिंद।